हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 यानी कि इंडोजिनस ग्रोथ के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे आज हम समझने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट मॉडल को जिसे किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, रोमर्स, ठीक है, जिसको हम रोमर्स मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे यानी कि रोमर्स मॉडल का इंडोजिनस ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है और आइडिया का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, साथ साथ हम समझेंगे आइडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसके इंप्लीकेशंस को। तो ये हमारा आज की वीडियो का कंटेंट रहने वाला है जो हमें समझना है आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट, जहां पे हम बात कर रहे थे एंडोजिनस ग्रोथ के बारे में। तो हमने चीज डिस्कस की कि जब हमने सोलो मॉडल डिस्कस किया या फिर जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा पूरा का पूरा सोलो मॉडल के बेस पे, वहां पर मैंने एक चीज देखी थी कि वहां पे जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसको हम एक्सोजिनस मान के चल रहे थे, एंडोजिनस मान के नहीं चल रहे थे। और हम सब जानते हैं जहां पे हम बात करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। यानी कि बिना टेक्नोलॉजी को एडवांस किए हुए, बिना ज्यादा कैपिटल को इंड्यूस किए हुए हम बिजनेस को या फिर इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं दिला सकते आज के टाइम पे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो हमेशा अच्छी टीम बिल्डअप करते हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे तरीके से कर पाए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए और एफिशिएंसी लेके आ पाए एक अच्छे लेवल पे। तो हमने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। और अब हम इसे एक्सोजिनस नहीं मान के चलेंगे, इंडोजिनस मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा रोमर्स मॉडल में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बात की गई है, वो क्या कि हम जो है ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए ही ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, हमें पॉपुलेशन को ही बढ़ानी पड़ेगी, साथ साथ इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ानी पड़ेगी। अब बात ऐसा क्यों होता है वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बार बार टेक्नोलॉजी जो है ना उसमें चेंजेस आएंगे, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, हमें नई चीजें इनोवेट करनी पड़ेगी, नई मशीनरी इनोवेट करनी पड़ेगी और साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उसको भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा उस नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लो किसी कंपनी ने टेक्नोलॉजी एडवांस कर भी ली, लेकिन अगर उसके पास अपग्रेड एम्प्लॉइज नहीं है जो उस टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, क्योंकि लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना नहीं आता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि लोग भी क्या किए जाएं, अपग्रेड किए जाएं उस टेक्नोलॉजी के साथ। और वही एक फर्क भी आता है कि जब लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, फिर अपग्रेड कर लेते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो तो आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग जो अपडेट नहीं कर पाते वो क्या रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो इसकी बात भी की रोमर्स मॉडल ने। और साथ साथ क्या बोला कि कैपिटल लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो दोनों काम में कैपिटल लगेगा। जब बार बार टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पैसा लगेगा, एडवांस करने के लिए पैसा लगेगा, साथ साथ जिन लोगों को अपग्रेड करना है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, उसमें भी क्या खर्चा आएगा, पैसे खर्चा आएगा। और पैसे खर्चा एक तरीके से और किया जाता है, हम लोग क्या देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में ना हर एक इकोनॉमी जिसके पास सेम लेवल की टेक्नोलॉजी है, सेम लेवल की कैपिटल है, सेम लेवल का एक तरह से आप मान सकते हो ह्यूमन रिसोर्स है, वो उन सब का डेवलपमेंट भी है ना सेम तरीके का होता है। लेकिन लॉन्ग रन में जो है ना प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है। उसका एक मेन रीजन क्या है कि या तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपग्रेड नहीं हो पा रही, या फिर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो पा रही, डेप्रिशिएट हो रही है। तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसे हम रिपेयर कर पाए और उसका एक बेहतर यूज कर पाए। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी अगर हमें लेके आनी है तो हम वो भी लेके आ सकते हैं उस कैपिटल के जरिए। यानी कि लॉन्ग टर्म में बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है उस नई पॉपुलेशन को ट्रेनिंग देने के लिए या फिर उन नई पॉपुलेशन के लिए मशीनरी लेके आने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस को पैसा चाहिए, इकोनॉमी को कैपिटल चाहिए। इसलिए कैपिटल एक्यूमुलेशन लगातार बढ़ता रहता है, लगातार सेविंग की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत
पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आज कोई बिजनेस है जहाँ पे 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उस 1000 एम्प्लॉय के लिए 10 मशीनें रखी हुई हैं, लेकिन अगर वही एम्प्लॉय 1000 से 2000 हो जाए, ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ेगा वहां पैसा खर्च होगा, वहां कैपिटल लगेगा। दूसरा, अब 10 मशीनरी और लेके आनी होगी, क्योंकि 1000 के लिए 10 मशीनरी सफिशिएंट थी। अगर वो 1000 लोग भी सेम मशीनरी पे आ गए तो हो सकता है कि मशीनरी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, तो उन 1000 नए एम्प्लॉइज के लिए 10 और नई मशीनरी लेके आनी होगी, वहां पे भी कैपिटल का खर्चा बढ़ेगा। सेम इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है कि जब नए लोग आते हैं तो उन्हें नॉलेज देने के लिए, उन्हें स्किल देने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और उनके लिए नई मशीनरी लाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वही चीज हमें आज की वीडियो में समझनी है। बाकी मैंने आपको एक तरह से समराइज तो कर दिया कि मैं इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, एक फटाफट रीड आउट कर लेते हैं इसे। तो अनलाइक सोलो, जब हम सोलो को छोड़ देते हैं, हेरोडोमर हु ट्रीटेड टेक्नोलॉजी एज अ एक्सोजिनस, जहां पे हम बात करते हैं हेरोडोमर मॉडल की, ठीक है, वो वहां पे हम टेक्नोलॉजी क्या मानते हैं, एज अ एक्सोजिनस। रोमर डेवलप्ड एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी, इन्होंने क्या डेवलप करी, एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी डेवलप करी बाय एम्फसाइजिंग द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स मेड बाय रिसर्चर्स। तो हम सब जानते हैं कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा या फिर नई टेक्नोलॉजी क्रिएट की जाएगी, इस बात का मतलब क्या है कि रिसर्चर्स जो है ना वो अपने एफर्ट्स को बढ़ा रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इनोवेटिव वे ढूंढ रहे हैं काम करने के। And entrepreneurs, he understood the importance of knowledge, ideas and technological innovations। जहाँ पे जो रोमर है, ठीक है, या फिर जो हेरोडोमर, उन्होंने रोमर मॉडल ने एक चीज समझाई हमें, क्या हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझी। इंपॉर्टेंस किस चीज की, एक तो नॉलेज की, कि भाई नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। इसलिए हम सब जो है ना हमेशा लर्निंग के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि बिना लर्निंग के अर्निंग करना या फिर ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं होता। तो नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है, आइडियाज भी बहुत जरूरी हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वो आनी बहुत जरूरी है अगर ग्रोथ करनी है तो। एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीजें मिलके एक कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो भी टॉप की इकोनॉमीज हैं वो सब अच्छे आइडियाज पे काम कर रहे हैं या फिर अच्छे आइडियाज पे काम कर चुके हैं, वहां के लोगों के पास अच्छी खासी नॉलेज है हर चीज को लेके। दूसरी बात, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत तेजी से हो रही है, चाहे आप यूएसए की बात करते हो, यूके की बात करते हैं हम, या फिर हम चाइना की बात करते हैं, उन सब में आपको ये तीनों चीजें जरूर मिलेंगी। तो ये है एक राज इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसके बाद क्या आता है, सोलो प्रेडिक्टेड दैट कंट्रीज विद सिमिलर सेविंग। अब यहाँ पे सोलो ने एक बात और बोली, प्रेडिक्ट की कि वो कंट्रीज जिनके पास सिमिलर सेविंग है और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, यानी कि सेम लेवल पर टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, सेविंग भी सेम है, तो विल कन्वर्ज टू अ सिमिलर बैलेंस्ड ग्रोथ। तो उनको क्या मिलेगी, एक सिमिलर बैलेंस ग्रोथ भी मिलेगी बात इन द लॉन्ग रन। सोलो ऑल्सो shows that due to diminishing returns, जब हम बात करें diminishing returns की, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। diminishing return का मतलब पता है क्या होता है, कि जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं अपने फैक्टर्स को चेंज करके, यानी कि इनपुट को चेंज करके, तो स्टार्टिंग में जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर फॉल करना शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। इस बात का मतलब ये है कि ऐसे केसेस में जो है ना हम इकोनॉमिक ग्रोथ को लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएं, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। विद पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, जो हम बात करते हैं, अच्छा, विदाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि अगर हम बिना पॉपुलेशन ग्रोथ के या फिर बिना टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के ग्रोथ करने की बात करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ से होता क्या है कि नए लोग आएंगे, नई वर्कफोर्स आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोडक्शन और लेवल पे बढ़ाया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की बहुत जरूरत है। मे कॉज पर कैपिटा इनकम टू रिमेन कांस्टेंट, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इन द लॉन्ग रन। इट विल बी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट विल बी ड्राइव लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेन बात यहां पे आई कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वो एक तरह से हमारे पास फैक्टर है जो इकोनॉमिक ग्रोथ
को लॉन्ग रन में भी क्या रखता है, जारी रखता है। यानी कि अगर किसी भी इकोनॉमी को लॉन्ग रन में ग्रोथ करनी है तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे समझा। इसके बाद दिस इज वेयर रोमर्स मॉडल ट्राइज टू प्रोवाइड एन आंसर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ रोल ऑफ आइडियाज। अब यहाँ से समझेंगे कि आइडियाज का रोल क्या आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं आज जब हम बात करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की या फिर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की, तो वो सब आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आइडियाज हमारे अच्छे होंगे, इफेक्टिव होंगे, इसका मतलब क्या है कि फंडिंग तो फिर भी मिल ही जाएगी कैसे ना कैसे। बट दिक्कत क्या है कि आइडियाज में दम होना चाहिए। आजकल फाइनेंस की दिक्कत नहीं है, लोग जो है स्टार्टअप्स को ही फंड कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे है, द रोल ऑफ आइडियाज एंड ट्रीटिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एज इंडोजिनस टू सिस्टम। और यही नहीं, हम जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है ना, उसको क्या मान के चल रहे हैं, इंडोजिनस मान के चल रहे हैं, यानी कि ये हमारे एक सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। Romer argued that ideas for new goods and services to be produced by new technologies। उन्होंने क्या बोला कि जो आइडियाज हैं नए गुड्स का या फिर नई सर्विस का, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, नई टेक्नोलॉजी के जरिए। कैन themselves to produce in the market economy, यानी कि हम कह सकते हैं कि नए आइडियाज, नए गुड्स, नई सर्विसेज, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी की वजह से नए गुड्स और नई सर्विसेज जनरेट की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू रोमर, द आइडियाज विच कैन बी सीन एज डिजाइन और ब्लूप्रिंट। तो रोमर यहाँ पे क्या बोला कि आइडियाज जिसको हम क्या मानते हैं, एज अ डिजाइन और ब्लूप्रिंट फॉर डूइंग और मार्किंग समथिंग आर डिफरेंट फ्रॉम अदर गुड्स। तो ये अदर गुड्स से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। यानी कि आइडियाज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियाज के बारे में। तो देखो आइडियाज हम सबको पता है क्या होते हैं, है ना। हम सब लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं ना कि यार एक आइडिया मिल जाए काम करने के लिए, या फिर जो हम बोलते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है, एक सॉल्यूशन की जो बात करते हैं उसको हम आइडिया बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सुनोगे किसी भी एंटरप्रेन्योर की बात, किसी बिजनेसमैन की बात, तो क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है एक बिजनेसमैन का। वो बिजनेसमैन, वो एंटरप्रेन्योर जो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, एक अच्छा बिजनेसमैन है। और उसके आइडियाज के जरिए जो बाकी लोग हैं, आज हम बात करते हैं ओला, उबर वगैरह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैब सर्विस को काफी इजी कर दिया कि लोग अपने घर बैठे कैब बुक कर सकते हैं, ठीक है, निकलने से 10 मिनट पहले कैब कर ली, कैब इजीली अवेलेबल हो गई, आप ट्रैवल कर लिए। इसके अलावा अमेजन है, अमेजन भी एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है कि आप घर बैठे बैठे अपने गुड्स सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियाज का मतलब क्या होता है कि भाई आइडियाज, तो पहले आपको आइडिया समझने पड़ेंगे, यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसके जरिए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, जो हमारे सोशल लेवल पे बहुत से लोगों को आ रही है। अब प्रॉपर्टीज क्या है वो समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या आता है, आइडियाज आर नॉन राइवल, ये राइवल नहीं है। अब राइवल होने का मतलब क्या है कि यूज ऑफ आइडिया बाय वन पर्सन डज नॉट डिप्लीट इट, रेदर एन आइडिया कैन बी साइमल्टेनियसली यूज्ड बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि एक आइडिया का यूज बहुत सारे लोग कर सकते हैं। जैसे कि एक ही आइडिया के ऊपर हम बहुत सारे मॉडल को देखते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे बिजनेस जो है ना हमारे, वो तो जनरली कॉपी है यूएसए की, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं से आइडिया क्या किया है, कॉपी किया है। तो वही चीज यहाँ पे है कि आइडियाज आर नॉन राइवल, आइडिया पे किसी का पर्टिकुलर हक नहीं है। आइडियाज जो हैं वो बहुत से लोग आ सकते हैं और बहुत से लोग अपने आइडिया से काम भी कर सकते हैं। दूसरा, आइडियाज आर पार्शियली एक्सक्लूडेबल, जो आइडियाज हैं वो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ओनर ऑफ एन आइडिया कैन प्रिवेंट अदर्स from using it without paying a price or sell it in the market through certain institutions। इस बात का मतलब ये है कि अगर ओनर चाहे तो वो अपने आइडिया को प्रिवेंट भी कर सकता है कि बाकी लोग उसे यूज ना कर पाए। बात ही भी आपने बोला आइडियाज आर नॉन राइवल, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में आइडियाज का पेटेंट वगैरह लेके हम जो है वो आइडियाज को कॉपी होने से बचा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारा आइडिया है वो क्या हो, कॉपी ना हो, फिर बाकी लोग उसे यूज ना कर पाए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आइडियाज आर पार्शियली एक्सक्लूडेबल। ऐसे बहुत से बिजनेसेस हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आइडिया या फिर अपने ब्रांड नेम को क्या कर रखा है, पेटेंट कर रखा है। जिनको नहीं पता बता देता हूं, पेटेंट का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी तो आपके नाम से पेटेंट हो गई कि अब कोई भी दूसरा पर्सन उसे कॉपी करके बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकता चीप प्राइस के लिए, फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते मैंने कोई बुक लिखी और मैंने उस बुक का कॉपीराइट ले लिया, या फिर एक तरह से जैसे मान लो मैंने वीडियो प्रोड्यूस करी, अब मेरे पास इसका कॉपीराइट है, अगर कोई पर्सन इस वीडियो का यूज करता है सेम टू सेम अपने चैनल पे या फिर किसी भी और पर्पस के लिए, तो मैं चाहूं तो कॉपीराइट क्लेम का यूज कर सकता हूं। तो वही सेम चीज यहां पे है कि हम अपने आइडियाज को, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि बाकी लोग उसे यूज ना करें, उसका पेटेंट लेके, कॉपीराइट वगैरह लेके।
ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आती है। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, इंप्लीकेशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडिया। अब इंप्लीकेशन क्या होते हैं आइडिया की प्रॉपर्टीज के। पहला क्या आया, इफ वन विशेस टू इंक्रीज आउटपुट, अगर एक पर्सन को लग रहा है कि वो आउटपुट इंक्रीज करना चाहता है, द सेम आइडिया कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अनदर फैक्ट्री, कि भाई उसने सेम आइडिया बिल्ड यूज किया और दूसरी फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए, शो दैट द सेम आइडिया एंड राइवल इनपुट्स कंबाइंड कैन इंक्रीज आउटपुट एट अ हायर रेट। इस बात का मतलब क्या है कि जब एक पर्सन के पास एक बिजनेस होता है तो वो बिजनेस मॉडल अपने किसी आइडिया स्टार्ट किया होता है उसने, अगर उसका वो आइडिया काम कर जाता है तो वो उस आइडिया के ऊपर और भी मल्टीपल बिजनेसेस एक्सपेंड कर सकता है, बना सकता है, ठीक है, क्योंकि आइडियाज क्या होते हैं, नॉन राइवल होते हैं, है ना। इस तरह में देखा होगा कि जनरली जो है ना एक बिजनेसमैन है स्टार्टिंग में अपना जोनर सेम रखता है, यानी कि एक ही सेगमेंट के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने वो बिजनेस किस तरीके से एक्सपैंड किया था, किस तरीके से चलाया था, तो वो उसके लिए वही बिजनेस एक्सपैंड करना बहुत ही इजी होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल एक्सक्लूडेबिलिटी। अब ये क्या है वो समझते हैं। तो डिग्री ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल एक्सक्लूडेबिलिटी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है ना पार्शियल एक्सक्लूडेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट कंपटीशन आता है इस चीज की वजह से मार्केट के अंदर। क्रिएट पेटेंट, जैसे मान लो कई लोग पेटेंट बना लेते हैं, तो विच इज नीडेड टू प्रोटेक्ट आइडिया, ताकि वो अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कर सके। और यही नहीं, फिर उन्हें नया आइडिया जनरेट करना है तो उन्हें फंड्स खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, यानी कि एक बार अगर किसी आइडिया पे कॉपीराइट आ गया तो फिर हमें कोई ना कोई और आइडिया सोचना पड़ेगा और उस पे खर्च करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, दोनों पॉइंट के इंप्लीकेशंस। पहले वाले के इंप्लीकेशंस कि अगर आइडियाज नॉन राइवल रहते हैं तो हम उसी आइडिया को यूज करके सिमिलर बिजनेस खोल सकते हैं या फिर सेम सेगमेंट के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में देखा कि अगर पार्शियली एक्सक्लूडेबल है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन क्रिएट करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी भी प्रकार की दिक्कत या फिर सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से। और नोट्स के लिए आप इस नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।